जय हिंद दोस्तों। मेंस की करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत आज जो हमारी क्लास है वो लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, दो तीन बातों को समझना। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो हम इस करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज में क्लासेस करेंगे उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराते चलूंगा। जैसे कि जो हमारा लेक्चर 1 हुआ था उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आज की क्लास की भी पीडीएफ मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप लोग उसको पढ़ करके जो भी आप लोगों को नोट्स बनाने वो बनाते चलना। इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये समझ रहे हैं कि कैसे करंट अफेयर्स के डाटा को, करंट अफेयर्स के न्यूज आर्टिकल्स को जो हम लोग लगातार न्यूज में देखते रहते हैं, उनसे कैसे अपने आंसर को इनरीच करना है। ये वन ऑफ द मतलब यूनिक सीरीज है, ऐसी सीरीज आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत शांति से इस पूरी सीरीज को अंत तक जरूर फॉलो करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। आज हम लोग जिन 4 टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है महाकुंभ 2025। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था भाई आप सब लोग महाकुंभ के संदर्भ में कोई भी अगर ऐसे फैक्ट को जानते हो जिनका प्रयोग मेंस के एग्जाम में किया जा सकता है तो उसको आप लोगों को कमेंट करा था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे। महाकुंभ के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक मैंने लिया हुआ है भारत में मोटापा को लेकर के। ठीक है, जो आपका हेल्थ सेक्टर आपके जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जगह में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, वहां से हम लोग एक बात को समझेंगे कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो भारत में कितनी बड़ी समस्या है। थर्ड पॉइंट हम लेने वाले हैं कि बहुत सारी योजनाओं में गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है और बहुत सारे इंडेक्स जो होते हैं उसमें यूपी की रैंकिंग क्या चले, यूपी का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो दैट जीएस पेपर 5 और पेपर 6 में इन आंकड़ों का प्रयोग हम लोग आंसर राइटिंग में कर पाए और कैसे एप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर पैरेलली चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा यूपी बजट के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ध्यान रखना, पूरे बजट को हम कवर नहीं करेंगे, कंप्लीट बजट की मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। आज की इस क्लास में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर बजट के संदर्भ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन का प्रयोग करेंगे, टैगलाइन सीखेंगे जिनको हम लोग आंसर राइटिंग में लगातार यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, महाकुंभ। देखो भाई, सबसे सिंपल सी बात है कि महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। आंकड़ा आप लोगों के सामने है। आंकड़ा क्या कह रहा है भाई? आंकड़ा कह रहा है कि लगभग लगभग 66 करोड़ लोग महाकुंभ में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टूरिज्म बूस्ट हुआ। और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को एक पॉइंट बताया था। देखो, कभी भी आपसे इकोनॉमी सेक्टर को लेकर के प्रश्न पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे विकास करेगी या फिर भारत की अर्थव्यवस्था कैसे विकास करेगी, चाहे जीएस पेपर 3 में या जीएस पेपर 6 में कहीं पर भी अगर प्रश्न आता है तो हम एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमको 3T पर काम करना होता है। ये 3T है क्या? पहला टी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड, दूसरा टी जिसको हम लोग कहते हैं टूरिज्म, और तीसरा टी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ध्यान से समझिएगा, आज इस टॉपिक की हम बात करें वो है टूरिज्म, पर्यटन। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पर्यटन जीएस पेपर 6 के अंतर्गत या जीएस पेपर 5 के अंतर्गत एक टॉपिक के तौर पर दिया गया है। समझिए, इस महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में लगभग 66 करोड़ टूरिस्ट को यहां पर लेकर के आए। ठीक है, ये 66 करोड़ का जो आंकड़ा ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझिए कि अभी जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने एक यहाँ पर एक सजेशन दिया। उन्होंने ये बताया कि इस महाकुंभ के कारण से जो हमारी पूरे देश का जीडीपी है उसमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। ध्यान रखना, ये भारत के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एक ऐसा, देखो मैं ये अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ये बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब मार्च के एंड तक लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। हमारा सपना कितना है? हमारा सपना है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाए। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक लक्ष्य ये भी रखा गया है कि जो यूपी की अर्थव्यवस्था होगी वो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। पॉइंट याद है? आप लोग तुरंत कमेंट करके बताओ यहां पर कि 1 ट्रिलियन डॉलर का जो हमने सपना रखा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो कब का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम लोग अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, महाकुंभ ने क्या किया? जो टूरिज्म के पूरे सेक्टर को तो बूस्ट किया, जिसके कारण से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, मैं केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है, जो कि हमारे टारगेट से थोड़ा सा पीछे है।
पॉइंट क्लियर है? तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना, जिसका प्रयोग आप लोगों को अपने आंसर में करना है। महाकुंभ के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आता है, चाहे निबंध आता है, चाहे जीएस में आता है, कहीं पर भी अगर आता है, आप इस पॉइंट को ऐड करके आना। या फिर अगर महाकुंभ पर प्रश्न नहीं आ रहा है और प्रश्न केवल पर्यटन पर आता है, चाहे भारत में टूरिज्म की बात कर रहा है या फिर स्टेट में टूरिज्म की बात कर रहा है, दोनों ही जगह आपको ये पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक जो पर्यटन है, उसने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया है। महाकुंभ केवल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ऑब्वियसली मेरा अपना फैक्ट तो है नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पर फैक्ट क्या दे रही है कि लगभग 8 लाख लोगों ने, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, उन्होंने महाकुंभ के अंतर्गत आयुष सर्विस का प्रयोग किया है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसी महाकुंभ को नेत्र कुंभ का भी नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो हेल्थ कैंपेन लगे हुए थे, उसके माध्यम से उनका नेत्र का इलाज भी किया गया। तो ये ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना, गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारे अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे अपने स्थापित करती है, जो उनके ऑफिस होते हैं जहां पर ये सब चीजें की जाती है। तो यहाँ पर लगभग 8 लाख लोगों से ज्यादा ने आयुष सर्विस का भी लाभ उठाया, प्लस यहाँ पर नेत्र कुंभ भी लगाया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को महाकुंभ के संदर्भ में और ध्यान रखना है। देखो बहुत चांस है कि महाकुंभ पर इस बार आप लोगों को निबंध लिखने को आ जाए, ठीक है, और अगर निबंध आएगा तो ये सारे डायमेंशन आप लोगों को अपने आंसर में शामिल करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर और समझते हैं, जैसे कि कुंभ को यूनेस्को के द्वारा 2019 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। मतलब मानवता की जो अमूर्त विरासत है, उसमें 2019 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा महाकुंभ और क्यों इंपॉर्टेंट रहा? सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर यह रहा कि भाई 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु है। तो क्राउड मैनेजमेंट, ध्यान समझना, कोई कमेंट में कुछ उल्टी सी बात हमको नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं गवर्नमेंट के डाटा, गवर्नमेंट के फैक्ट की बात कर रहा हूं। हम जो प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग करें, तो जिस पॉइंट्स का प्रयोग हमको अपने आंसर में करना, केवल उन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनका मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया, ठीक है। क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं घटी, जो कि ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, ठीक है। उस संदर्भ में आप सरकार की आलोचना करो, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर एक बहुत अच्छे पॉइंट के तौर पर उभरा है, ठीक है। इसके साथ ही इस महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को भारत के अंतर्गत टूरिज्म में नंबर 1 स्थान पर शामिल किया, ठीक है। तो जीएस पेपर 5 में जो यूपी में पर्यटन का टॉपिक है, आप इस पॉइंट को ऐड करना कि इस वर्ष पूरे भारत में सबसे अधिक जहां पर पर्यटक आए वो राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को ऐड करना है अपने आंसर में, ठीक है। दूसरा, महाकुंभ के अंतर्गत हमने तकनीक का प्रयोग बहुत शानदार तरीके से किया, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है सहायक। देखो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कैसे लिख रहे हैं? SAH और ये इन्वर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं AI, और ये क्या, ये है क्या? तो सहायक आपका एक पर्सनल गाइड है, जो कि विभिन्न लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके चैट बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर बातचीत करके आप वहाँ का लोकेशन, यहाँ का जो मैप रूट है, वो सब इसके माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो सहायक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैट बॉक्स है, जो कि लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, उसको पर्सनल गाइड के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है। तो कुंभ में तकनीक का प्रयोग भी किया जा रहा है, ध्यान देना। अब समझो, मानो आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, जीएस पेपर 3 में आपसे प्रश्न पूछता है, या फिर जीएस पेपर 5 में आपसे प्रश्न पूछता है कि किस प्रकार से हम पर्यटन के माध्यम से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, या फिर पर्यटन के क्षेत्र में कैसे सुधार कर सकते हैं। एक पॉइंट जरूर ऐड करना, क्या? ये कि तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग? भाई लोकल लैंग्वेज में। जैसे समझो, मानो कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, अब उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, वो किससे पूछने जाए? भाई हमसे पूछने आएगा तो हम तो कहेंगे हाँ मुझे भी नहीं आती तमिल, ठीक है, बस काम खत्म। तो ऐसा नहीं है, हम एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं जिसका नाम है सहायक, ठीक है। और इस सहायक के माध्यम से, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, इसके माध्यम से वो व्यक्ति जो साउथ से आ रहा है, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज से परिचित नहीं, वो अपनी भाषा में अपनी क्वेरी का निपटान यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जब भी टूरिस्ट किसी ऐसी प्लेस पर जाते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने गए, कभी कहीं घूमने गए, तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन क्या है कि ऐसी चीजों के माध्यम से हम टूरिज्म को और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारे CCTV फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से, एक आंकड़ा मैं देख रहा था, मैं आंकड़ा बहुत श्योर नहीं हूँ, बट आप लोग आंकड़ा देखना कि लगभग 20,000 से ज्यादा
जो लोग यहाँ पर गायब हो गए थे या फिर अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उनको फेशियल रिकॉग्निशन का प्रयोग करते हुए सरकार ने अपने परिवार वालों से मिलाया है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ठीक है। 20,000 में श्योर हो, 20,000 से प्लस ही कुछ आंकड़ा था वहां पर। तो अब एक तो पॉइंट ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, इसके माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से हमने आस्था को, ठीक है, आस्था को हमने किससे जोड़ा है? आजीविका से जोड़ा है। कैसे? तो अभी जो सीएम साहब है, उन्होंने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया, एक कहानी सुना रहे थे। कहानी थी एक नाविक परिवार की, ठीक है। उन्होंने बताया कि उस नाविक परिवार ने 45 दिनों में लगभग 30 करोड़ का बिजनेस किया है, नेट प्रॉफिट। जो उनके सपने कि 30 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पिछले 45 दिनों में कुंभ में एक नाविक परिवार ने किया। उसके पास करीब 130 बोटें थी और उनका प्रयोग करते हुए उसने इतने पैसे अर्जित किए। तो ये क्या है? आस्था को आजीविका से जोड़ा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा विरासत को विकास से जोड़ा गया है। विकास कैसे? तो भाई हमने बताया ना कि भारत की जो पूरी इकोनॉमी है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो भाई विकास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में जितने भी लोग यहाँ पर घूमने आए, उन्होंने केवल प्रयागराज का दर्शन नहीं किया, प्रयागराज के साथ साथ 5 नए कॉरिडोर को भी यहाँ पर डेवलप किया गया, ध्यान दीजिएगा, जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैं कहता हूं स्पिरिचुअल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रयागराज से विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयागराज से राजापुर बांदा या फिर चित्रकूट कॉरिडोर, और प्रयागराज से मथुरा वृंदावन और शुक्तिट जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्टेड है। ये 5 नए स्पिरिचुअल कॉरिडोर भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। ये क्या है? ये पूरे महाकुंभ के हम इंपैक्ट देख रहे हैं। अगर आपके सामने महाकुंभ पर कोई भी प्रश्न आता है या फिर महाकुंभ में प्रश्न नहीं आ रहा, आपसे केवल टूरिज्म में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक काम अगर आप लोग और अच्छे से कर लो, काम क्या कर लेना, आप लोग यूपी का मैप बना करके, ठीक है, देखो यूपी का मैप बनाना बेहद ईजी है, ठीक है। यूपी का मैप बना करके आप लोग इन 5 कॉरिडोर को इस मैप में प्लॉट कर लोगे, तो आपके सामने एक मैप का पॉइंट भी डेवलप रहेगा। कभी भी प्रश्न पूछता तो आप ये मैप बनाकर चीजों को वहां पर दिखा सकते हो। उसके अलावा क्या, हमने इसी महाकुंभ के माध्यम से एक नारा दिया, क्या? वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म संभाव का। आपने सबने देखा होगा कि जब जब वहां पर क्राइसिस हुआ, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत मस्जिदों में भी क्या किया गया, हिंदू लोगों को वहां पे जगह दिया गया, ठिकाना दिया गया, खाने पीने की व्यवस्था कराई गई कि ठीक है, सब लोग हम लोग भाई भाई हैं। तो सर्वधर्म संभाव का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर निकल करके आता है। इस एग्जाम्पल का प्रयोग आप लोग एथिक्स में कर सकते हो। मानो एथिक्स में आपसे प्रश्न पूछा गया इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञता पर, आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि किस प्रकार से जब क्राउड इतनी ज्यादा वहां पर बढ़ गई थी, तो वहां के सभी धर्मों ने क्या किया, अपने यहाँ पर लोगों को ठहराया, उनकी पूरी व्यवस्था की। यही है भावनात्मक प्रज्ञता, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लेकर के आगे बढ़े। जब मैंने आप लोगों से पहली बार, जो पहली डेंसर राइटिंग की क्लास हुई, तो मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद में मैंने क्या बताया था कि कंक्लूजन में आप लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर काशी तमिल संगम जैसे कॉन्सेप्ट ऐड करने चाहिए। एग्जाम्पल यहां से होता है, ठीक है, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान मत होना। अभी चीजों को समझो कि ऐसे एप्लीकेशन यूज करना है। भारत में हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी क्राइसिस क्या प्रेजेंट टाइम में? भाई क्राइसिस तो बहुत सारी है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइसिस क्या है? ओबेसिटी या फिर मोटापा। कोई अपने दिल पर नहीं लेगा, ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा तो है मोटापा, बट ठीक है, चीजें समझिए आप लोग। मोटापा क्या होता है इस बात को समझते हैं। तो अभी जो पैरामीटर चल रहा है, हालांकि इस पैरामीटर पे बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि बॉडी, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? तो वेट टू हाइट का रेशियो होता है। इसमें वेट किलोग्राम में और हाइट को मीटर में लग करके उसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर में बीएमआई कैलकुलेट होती है। जैसे कि मानिए आपका वेट कुछ है 80 किलोग्राम, आप यहाँ पर लिख लो, जितना भी आपका हाइट आप उसको मीटर में लिख करके उसका स्क्वायर करके ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये होती है आपकी बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो इसको लेकर के बहुत सारे विवाद है। द लेसेंट जो एक बहुत ही साइंटिफिक मतलब साइंस जर्नल की बुक पत्रिका है, वो इसको लेकर के बहुत सारे मुद्दों को उठा भी चुकी है कि बीएमआई सही प्रकार से मोटापा को कैलकुलेट नहीं करता है। बट फिर भी समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर 25 से अधिक आपका बीएमआई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप में अधिक वजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर 30 से अधिक बीएमआई है, इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से मोटापे से ग्रसित है। इस संदर्भ में 2 फैक्ट ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट क्या कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5वीं रिपोर्ट है 2019-2021 में रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 24% महिलाएं क्या है, मोटापे से पीड़ित है। इसके अलावा लगभग 23% जो पुरुष है वो मोटापे से पीड़ित है। आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटी समस्या लग रही है,
24%, 22% तो बहुत बड़ी समस्या है नहीं। समस्या अब समझो, जब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। समस्या क्या? द लेसेंट, ये जो साइंस पत्रिका है, ये क्या कहती है? कहती है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में 70% अर्बन पॉपुलेशन, जो 70% शहरी आबादी है, वो मोटापे या अधिक वजन की समस्या से ग्रसित है। मोटापा मतलब क्या? कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है। अधिक वजन मतलब क्या? कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है। ठीक है। तो द लेसेंट पत्रिका के अकॉर्डिंग भारत में 70% शहरी आबादी, अब लग रहा है ना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अभी तक तो 24%, 22% नॉर्मल प्रॉब्लम लग रही थी। ध्यान देना, जब हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं ना, तो मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है। 70% लोग मोटापे से ग्रसित हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो भारत जो है पूरे विश्व में मोटापे की संख्या में 3rd स्थान पर आता है। मतलब कि सबसे अधिक मोटापा कहां पर है? अमेरिका, 2nd नंबर पर चाइना, और 3rd स्थान पर हमारा प्यारा भारत यहां पर शामिल है। तो 2 आंकड़े यहां से याद रखो। पहला आंकड़ा क्या? कि जब भी मोटापे पर प्रश्न आपके सामने आए, पहला पॉइंट आपको यह देना है कि भारत में 70% शहरी आबादी मोटापे से पीड़ित है। सोर्स क्या है? द लेसेंट। कभी भी अगर आप अपने अपने मेंस की आंसर राइटिंग में आप कोई फैक्ट का प्रयोग कर रहे हो ना, कोशिश करो उसके सोर्स को, उसके रिपोर्ट को बताने का प्रयास करो। जैसे कि इससे पहले हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट देखा था, ठीक है। आप कैसे लिखोगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने प्रतिशत मोटापा है, या फिर द लेसेंट पत्रिका के अकॉर्डिंग भारत में 70% अर्बन पॉपुलेशन मोटापे से ग्रसित है। एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, ठीक है। या फिर पूरे विश्व में भारत मोटापे की संख्या में 30वें स्थान पर आता है। 3-4 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, इन्हीं का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे पॉइंट याद नहीं करना, 20 पॉइंट याद मत करना, पढ़ना भी मत। गलती से लिख दिया मैं इसको उड़ा भी दूंगा, ठीक है। जब आप लोगों को भेजूंगा पीडीएफ में उड़ा दूंगा, परेशान मत होना। समस्या केवल मोटापा नहीं है। समस्या यह कि भारत में मोटापा के साथ साथ जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या हेल्थ सेक्टर में, वो है अल्प पोषण की भी। अल्प पोषण क्यों भाई? अल्प पोषण इसलिए कि भारत में मोटापा तो है ही है, उसके साथ साथ अल्प पोषण भी है। मतलब लोगों को खाना भी सही प्रकार से नहीं मिल रहा, मॉल न्यूट्रिशन भी चल रही है साथ साथ में। कुपोषण की समस्या भी है। कुपोषण मतलब केवल अल्प पोषण नहीं होता है, कुपोषण मतलब मोटापा भी शामिल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जो इस क्षेत्र में डबल बर्डन, दोहरे बोझ के समस्या से ग्रसित है, ठीक है। मतलब एक तरफ एक ऐसी आबादी है जो मोटापे से ग्रसित है, दूसरी तरफ ऐसी आबादी है जो कि कम खाना जिसको मिल रहा है, जो अल्प पोषण से समस्या से ग्रसित है। तो हमको जब हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना है ना, तो दोनों डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या? कुपोषण, कभी भी आपसे प्रश्न अगर कुपोषण पे आ रहा है तो कुपोषण में दोनों पॉइंट्स जरूर ऐड करिएगा, मोटापा और अल्प पोषण। इसी को कहते हैं डबल बर्डन या फिर दोहरा बोझ। इसके साथ साथ भारत में 103rd और सबसे कॉमन समस्या है, उसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है भाई? हिडन हंगर का मतलब यह है कि जो तय पैरामीटर्स हैं कैलोरी का, ठीक है, व्यक्ति उतना तो उपभोग कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके शरीर में जो आवश्यक, जो नेसेसरी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी बहुत बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। जैसे कि विशेष रूप से प्रोटीन की कमी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। व्यक्ति खाना पूरा खा रहा है तो कैलोरी की मात्रा पूरी हो रही है, लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके शरीर में होने चाहिए वो नहीं हो पाते। और इससे सबसे ज्यादा ग्रसित कौन है पता है? ग्रामीण भारत के लोग। क्यों? समस्या समझना क्यों। क्योंकि ग्रामीण जो फूड सिस्टम है, जो फूड पूरा चेन है, जहां पर हम जिस ग्रामीण आहार का प्रयोग करते हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें चावल मतलब राइस और गेहूं पर डिपेंड करती है। अब चावल और गेहूं के माध्यम से जो व्यक्ति की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। लगभग 60% ये रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति क्या हो रहा है? हिडन हंगर का शिकार हो रहा है। वो खाना तो खा रहा है, कैलोरी का तो पूरा उपभोग कर रहा है, बट उसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो 3-4 की टर्म अभी आप समझ रहे हो। पहला क्या? एक तो मोटापा, दूसरा क्या? अल्प पोषण, और तीसरा क्या? हिडन हंगर। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक कारण तो आपने देख लिया कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आहार सिस्टम है वो चावल और गेहूं पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम बहुत बाकी जब चीजें होती है उनका सेवन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोटीन चीजें होती है, जैसे कि दूध, अंडा, बाकी अदर चीजें, ठीक है। एक इस समस्या का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीजें प्रोवाइड कराती है, उसमें भी केवल चावल और गेहूं जैसे ही चीजें प्रोवाइड कराती है, दूध, अंडे ऐसी चीजों को प्रोवाइड नहीं कर पाती है।
ठीक है। तो कुछ समस्याओं का कारण तो आप समझ रहे हो, ठीक है। मोटापे का कारण क्या है उसको भी समझो एक बार। मोटापे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जिस भोजन या जिस खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीजें एचएफएसएस के शिकार है। एचएफएसएस क्या होता है? हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, मतलब उच्च वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों का जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा। और कहां पर बढ़ा है? तो शहरी क्षेत्र में बढ़ा है। यही कारण है कि लगभग 70% शहरी आबादी क्या है? वो मोटापे का शिकार है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या और है कि कम फिजिकल एक्टिविटी। द लेसन रिपोर्ट कहती है कि ऑफिस की नौकरी और स्क्रीन पर अधिक समय, हमारे जैसे लोग, ठीक है, जो हमारे जैसे लोग हैं ना, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम की, अभी तो परेशान मत हो, 4 महीने सब हो जाने दो, जितना मोटापा होना है हो जाने दो। 4 महीने बाद मेहनत करके सब कुछ ठीक हो जाएगा इंटरव्यू से पहले पहले, ठीक है। लेकिन 4 महीने जम करके मेंस की प्रिपरेशन करो। अब इस कारण से क्या हो रहा है कि ऑफिस की नौकरी और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के परिणाम स्वरूप जो लाइफ स्टाइल, जिस लाइफ स्टाइल को में हम ढलते जा रहे हैं, उसके कारण से जो आधी से अधिक भारतीय हैं वो कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए कौन सा एफर्ट कर रही है? कुछ एफर्ट ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट है, ठीक है। सबसे पहला एफर्ट तो मैं आपको वही बता देता हूँ जो अभी आप रिसेंट में न्यूज में देखे होगे। आपने क्या कि मोदी जी ने क्या कहा, ठीक है, मोदी जी इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि उन्होंने एक 10% ऑयल का जो कंजम्पशन है उसको कट करने का एक चैलेंज किया है। तो सिद्धांत समझना, इसको हम लोग कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव या फिर परसुएशन अनुनय। ध्यान दीजिएगा, एथिक्स में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, जो कि प्रश्न आपसे ये है कि भाई सामाजिक प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से लोगों की आदतों को परिवर्तित करता है, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन क्या है, किस प्रकार से लोगों में अच्छी आदतों का विकास करता है, तो कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ध्यान, परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस पे कुछ एग्जांपल ध्यान देना। सबसे पहला एग्जांपल क्या? स्वच्छ भारत कैंपेन। क्या है भाई? सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहे हैं वहां पर, सिंपल सी बात है भाई। आप भी जाने की फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, हम भी जाने, लेकिन उससे क्या हो रहा है? उससे एक इमेज दी जा रही है कि भाई ये कोई छोटा काम नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी व्यक्ति के जो स्वच्छता कर्मी था ना, पहले उसको हम लोग क्या कहते थे? कूड़ा वाला, ठीक है, कि कूड़ा वाला आ गया है। अभी क्या कहा जा रहा है उनको? स्वच्छता कर्मी। तो अगर स्वच्छता कर्मी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, स्वच्छता कर्मी के अगर पैर धो रहे हैं, तो ये एक इमेज को क्रिएट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन। ध्यान दीजिएगा, बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से आप देखो तो स्वच्छ भारत कैंपेन हमने देखा, सेल्फी विद डॉटर का कैंपेन आप देखो, दरवाजा बंद अभियान। अमिताभ बच्चन आकर ये कहते हैं भाई कि ओपन ओडीएफ नहीं करना है, ठीक है, हम लोग को मतलब ओडीएफ फ्री करना है सब गांव को। क्यों? क्योंकि वो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं भाई कि इतना बड़ा नेता आकर के इस बड़े मुद्दे पर डिस्कस कर रहा है। यही ये सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं कि आप जो डेली ऑयल का कंज्यूम करते हो, जो ऑयल का प्रयोग करते हो अपने खाने में, उसमें 10% की कटौती करो। ये इस प्रकार से मोटापे को कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको एग्जांपल ये देना है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिसेंट का एग्जांपल है, आप इसका प्रयोग करो। इसके अलावा कुछ पॉइंट और समझो, जैसे कि गवर्नमेंट चला रही है फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको टैग किया था, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कि भाई आप आइए, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ईट राइट मेला, मिशन पोषण 2.0, ठीक है। और देखो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि स्टेशन पर जो खाना मिल रहा है वो खाना सही है, ठीक है। मिशन पोषण 2.0, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील में अगर आप ध्यान दोगे तो मिजोरम में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, इसका नाम था कान सिकुल कान हुआ, माई स्कूल माई फार्म। ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं, ये सब एग्जांपल्स आप लोगों को अपने आंसर में प्रयोग करना है, ठीक है। माई स्कूल माई फार्म क्या है? कान सिकुल कान हुआ। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, कान सिकुल कान वन। आप ऐसे भी रोमन में इस टॉपिक को लिख सकते हो। मिजोरम भाषा का ये शब्द है, इसका मतलब है माई स्कूल माई फार्म, मतलब जो बच्चे हैं, जो स्कूल है, वो अपने आप में पोषण को लेकर के, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के सक्षम होना चाहता है, इसलिए वो स्कूल में ही इन सब चीजों को उगा करके बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी जैसे कार्यक्रम हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम्स हो गई, ठीक है। इन सब के माध्यम से हम भारत में जो भी मोटापा की या फिर अल्प पोषण की समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न ऐसे पूछा है, आप ये सारे पॉइंट वहां पर कोट करके बताओगे, ठीक है। और ध्यान दो भाई, मोटापा के कारण से दिक्कत क्या होती है, मैं कुछ दिक्कत समझाता हूँ आपको। दिक्कत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत, सबसे सबसे बेसिक दिक्कत क्या है? कुछ एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे कि सीवीडी मतलब हृदय संबंधित हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज को हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत बहुत वृद्धि हो जाती है। अगर अगर ज्यादा आप मोटापे का शिकार हो तो ऐसी समस्याएं बढ़ जाती है। मधुमेह मतलब डायबिटिक की समस्या, कैंसर की समस्या, ठीक है, जोड़ों में विकार, अधिक वजन के कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। प्लस मनोसामाजिक प्रभाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये भी क्या है भाई कि व्यक्ति समाज में जो एक होता है ना कि मजाक की दृष्टि से देखा जाता है, इसके कारण से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान, कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। तो ये भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। इन सब के साथ साथ मैं आपको कुछ आर्थिक निहितार्थ बताता हूँ, कुछ इकोनॉमिकल पॉइंट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मोटापे के कारण से पूरे भारत की जो जीडीपी है उसमें 1.02% का नुकसान हो रहा है हर साल। बहुत बड़ा आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़ा मैंने बता रहा हूँ, ये आंकड़ा बता रहा है रिपोर्ट, द लेसेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2019 में, ठीक है, मोटापे के कारण से जो व्यक्ति की उत्पादकता थी, जो व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी थी, उसमें लगभग प्रति व्यक्ति 1800 रुपए का लॉस हुआ है, जिसके कारण से पूरी जीडीपी लगभग 1.02% माइनस में गई है। इसके साथ ही साथ ये रिपोर्ट और बताती है कि आने वाले वर्षों में अगर ऐसी कंडीशन प्राप्त रही तो वर्ष 2030 तक हमारी कुल जीडीपी का लगभग लगभग 1.57% जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डाउन हो जाएगी। ये क्या है, ये इकोनॉमिकल निगेटिव इंपैक्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ऐड करने। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ये बताती है, ये रिपोर्ट मोटापे को एक बहुत बड़े हेल्थ इश्यू के रूप में देखती है, इसको मानती है और ये बात कहती है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, जो रेडीमेड फूड्स आते हैं ना, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उन पर हम अधिक कर मतलब टैक्स ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। ना देखो, ऐसे टैक्स जो समाज से बुरी आदतों को कम करने के लिए लगाए जाते हैं वो अच्छे टैक्स माने जाते हैं। कई बार जैसे आप देखो, मानो स्मोकिंग है, ठीक है, सरकार क्या कह रही है भाई स्मोकिंग पर हम बहुत अधिक टैक्स लगाएंगे, जो सिगरेट्स होगा उसके हम ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। क्या हो रहा है इससे, एक पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है, ठीक है भाई लोग स्मोकिंग पर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका कर सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सरकार ने ये कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड होंगे उस पर हम अधिक कर लगाने का सुझाव देता है। और ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ध्यान देना, ये रिपोर्ट मोटापे को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य संबंधी चुनौती के रूप में भी यहाँ पर देखती है, ठीक है। तो आपका सेकंड टॉपिक यहाँ पर तैयार हो। अब देखो, कई बार जीएस पेपर 5 और पेपर 6 में गवर्नमेंट की स्कीम पर प्रश्न आता है। अगर स्कीम पर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो हो सकता हो कि महिलाओं पर प्रश्न आ जाए कि यूपी में महिलाओं की भूमिका क्या है। हो सकता हो कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई पर प्रश्न आ जाए। तो आप यहाँ पर जो भी पॉइंट्स देखोगे ना, उन पॉइंट्स का प्रयोग आपको अपने आंसर में करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, उत्तर प्रदेश की पीएम उज्ज्वला स्कीम में पहली रैंकिंग है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना क्या है, स्ट्रीट वेंडर को जो लोन देने की योजना है, उसके अंतर्गत हम पूरे भारत में हमने सबसे अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया है, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि योजना, ये बिना कोलेटरल के लोन दिया जाता है, 10,000 रुपए के साथ लोन होता है, देखिएगा आपको। तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूरे देश में सबसे अधिक लोन कहां पर दिया गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मानो यूपी में जॉब पर प्रश्न आता है, यूपी में स्वरोजगार पे प्रश्न आता है, यूपी में एमएसएमई पे प्रश्न आता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट में शामिल हो चुका है, ठीक है, अचीवर स्टेट में शामिल हो चुका है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर माने उत्तर प्रदेश में व्यापार, उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण, इन सब टॉपिक्स पर प्रश्न आता है तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस पॉइंट को कोट कर सकते हो। पूरे भारत में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन कहां पर हुआ, यूपी में। अब आप कहोगे सर होना ही है भाई, सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर तो होगा ही होगा, बट क्या कर सकते हैं, हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पॉइंट भी क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन सबसे अधिक कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश में, मतलब कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है यहाँ के लोगों का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो, स्वच्छ भारत मिशन में यूपी पूरे भारत में पहले स्टेट में तौर पर शामिल हो रहा है, ठीक है। एमएसएमई सबसे अधिक पूरे भारत में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। पीएम जनधन योजना सबसे अधिक कहां पर खोला गया, तो यूपी में खोला गया है। यूपी में अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे प्रश्न आता तो 2 पॉइंट अभी आपने यहाँ पर देख लिया। पहला पॉइंट क्या देखा कि पीएम जनधन योजना में हमारी पहली रैंकिंग है, और इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम पूरे भारत में पहले स्थान पर, ठीक है। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे प्रश्न आता है, ये दोनों पॉइंट आप पुट कर सकते हो। महिलाओं पे प्रश्न आएगा तो आप क्या बता सकते हो कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों में सजा दिलाने में, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी, अब इस बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, इसके लिए आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। बट ऑब्वियसली जनसंख्या ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ क्या है, अपराध भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार ये बात कहती है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें सबसे अधिक सजा कहां पर दिलाई गई है, तो यूपी में दिलाई गई है। यूपी इसके साथ साथ इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने आंसर में शामिल करो, ठीक है, और जहां पर जरूरत पड़े उनको आप यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। मान लीजिए यूपी में एजुकेशन पे प्रश्न आता है, ठीक है, आप क्या बताओगे भाई, यूपी में जो ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा था, जिसके अंतर्गत विद्यालयों के अंतर्गत
सुरक्षित पेयजल, टॉयलेट, सोलर पैनल्स, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही थी, उसमें यूपी के लगभग 95% जो कॉलेज हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत शामिल किया गया है। इतने सारे पॉइंट्स आपने देखा, एक दो पॉइंट और समझो। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये यूपी गवर्नमेंट की जो बजट है उसके अंतर्गत दिया गया है। यूपी देश की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इसके साथ साथ यूपी जो है वो सरप्लस स्टेट के रूप में शामिल है। ध्यान रखिएगा, हमारा राजकोषीय घाटा क्या है ही नहीं। इसके डेफिसिट हमारा है ही नहीं, ठीक है। राजस्व घाटा हमारा नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सरप्लस स्टेट के रूप में हम यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, मतलब हमारे खर्चे कम है, हमारे पास अर्निंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भूल रहा हूँ, क्या होता है वो राजकोषीय होता है या फिर राजस्व होता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक सरप्लस स्टेट के रूप में यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। अब यूपी की इकोनॉमी पर अगर कोई भी प्रश्न आता है तो 2-3 पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट क्या, यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, यूपी एक सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, हम ये क्या कह रहे हैं कि 2029 तक, मैंने भी आपसे प्रश्न पूछा था ना कि उत्तर प्रदेश कब तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट लेकर के चल रहा है, तो वर्ष 2029 तक। ये टारगेट कई बार चेंज हुआ है, कभी 2027, कभी 2028, कभी 2029, ठीक है। अभी रिसेंट में जो गवर्नमेंट का टारगेट है, ये देखो, ये बजट के आंकड़े से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। आंकड़ा क्या कह रहा है कि 2029 तक हम यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, इसका प्रयोग अपने आंसर में करना। इसके अलावा बजट के संदर्भ में कुछ टैगलाइन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बजट तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट की जो थीम थी, ठीक है, थीम क्या थी, वंचित को वरीयता, प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। मानो आपसे प्रश्न पूछता है किसी भी संदर्भ में, मैंने प्रश्न पूछता है कि यूपी में जो वंचित समुदाय है उसके लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, यूपी में जो दिव्यांग है उनके लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, यूपी में जनजातियों के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इन संदर्भ में आप एक पॉइंट बता सकते हो। या फिर मैंने प्रश्न पूछता है कि संदर्भ में, इन चारों के संदर्भ में, गरीब के संदर्भ में, युवा के संदर्भ में, अन्नदाता के संदर्भ में, या फिर नारी के संदर्भ में, इनमें से अगर किसी भी टॉपिक पर अगर गवर्नमेंट की एफर्ट पूछे जाते हैं, आपको एक पॉइंट कोट करना है कि इस बार के जो बजट की थीम थी वंचित को वरीयता। यूनियन बजट मतलब प्राइम मिनिस्टर के विजन को ध्यान में रखते हुए हमने भी ज्ञान के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब चार चीज, ठीक है। चार चीज कौन सी हो गई, चार कास्ट इसको यूनियन बजट में कहा गया है, ठीक है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, मतलब वंचित को वरीयता, हम इनको वरीयता दे रहे हैं, इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये यूपी बजट की थीम है। अब अगर आपसे यूपी के गरीब, यूपी के युवा, यूपी के अन्नदाता, यूपी की नारी, इनमें से अगर किसी पर भी प्रश्न आता है, आप बजट के इस टैगलाइन को जरूर प्रयोग करना। इस बार की बजट की हमारी थीम ही यह है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। बजट में कुछ पॉइंट्स और बोला गया, जैसे कि हम अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट होंगे, हम ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काम करेंगे। यहाँ पर हम अचीवर स्टेट में शामिल हैं, ठीक है। हम कृषि से गरीब कल्याण तक जाएंगे, हम शिक्षा से स्वावलंबन तक जाएंगे, और हम संस्कृति से समृद्धि तक का सफर तय करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपकी क्लास आज की ओवर होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अभी के लिए इतने पॉइंट समझो। देखो, हो सकता है कि आपको लगे सर बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया एक क्लास में, कैसे इसको अभी यूटिलाइज करना। समझो, महाकुंभ के संदर्भ में आपने कुछ पॉइंट देखा। अब कभी भी आपसे किसी भी संदर्भ में प्रश्न आता है, टूरिज्म, संस्कृति, प्रयागराज, प्रयागराज पे प्रीवियस में प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व क्या है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रयागराज, टूरिज्म, ठीक है, यूपी की इकोनॉमी, इन यूपी में पर्यटन, इन सब में आपको इस पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा, एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या हमने डिस्कस कर लिया। कान सिकुल, कान वहां, जैसे हमने कॉन्सेप्ट देखे हमने। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट तो छोड़ ही दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान में एक नियम है, ठीक है, एक केस स्टडी में आपको समझा रहा हूँ। कभी भी ना जब हम अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ गुड प्रैक्टिसेस उसके संदर्भ में, उस थीम के संदर्भ में अगर हमारे पास है तो हमको उसको केस स्टडी के तौर पर शामिल करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको। आपको एक बॉक्स बनाना है पेज के साइड में, ठीक है, और वहां पर हेडिंग डालनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला क्या, हरा हचीबू। आपको सर ये हरा हचीबू क्या है, मतलब एक जापानीज टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जापान के लोग 80% रूल का फॉलो करते हैं, मतलब कि वे तब खाना बंद कर देते हैं जब उनका पेट भरने के करीब होता है। 80% जब करीब होता है तब वो खाना बंद करते हैं। ये वहां का मतलब एक लोकल नियम है। आप कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता, बट ये भारत में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए ऐसी प्रथाओं को, ऐसे गुड प्रैक्टिसेस को हम लोग अपने यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हरा हचीबू
मैं सोच रहा हूँ मुझे भी हरा अचीबू फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बट हम 20% कम नहीं 20% ज़्यादा पर जाकर के रुकते हैं, बट ठीक है। हरा हचीबू जैसी प्रथाओं को, गुड प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पर शामिल करें, और ऐसे पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो उनको केस स्टडी के तौर पर शामिल करिए, ठीक है। बात क्लियर है। देखो ये पूरी क्लास बहुत पॉजिटिव मैनर में मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप की क्लास आपको आज की समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत लगता है तो बेबर कमेंट कर बताना कि सर ऐसी क्लास रही, ये फीडबैक रहा, ये दिक्कत रहा। देखो इन सब के साथ ना आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए 2 इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं, एक का नाम है प्रयास और दूसरे का नाम है यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्रयास जो बैच है ये 2024 एंड 2025 दोनों ही एक्सपीरियंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो मेंस टेस्ट सीरीज का बैच है वो केवल 2024 वाले ज्वाइन करें, 2025 वाले इस बैच को ज्वाइन करने से अभी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन प्रयास बैच आप सब लोगों को करना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव चल रही है। और यहाँ पर मतलब ना रेगुलर आंसर राइटिंग करके, जैसे जो पॉइंट्स अभी आप डिस्कस कर रहे हो ना, इन्हीं पॉइंट पर हम वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन क्वेश्चन से क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है उन चीजों को समझ रहे हैं। तो ये आपकी आज की क्लास थी, हमने कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस किया, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, पढ़ लेना, कुछ नोट्स बना लेना, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ देखो अभी आज की इस क्लास के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक पॉइंट बताना, मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की कौन कौन से प्रयास, कौन कौन से एफर्ट चल रहे हैं, ठीक है। हमने अभी एक तो डिस्कस कर लिया क्या, ऑपरेशन कायाकल्प। इसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया कि लगभग 95% स्कूलों में हमने डिजिटल लाइब्रेरी, हमने सुरक्षित पेयजल, हमने सुरक्षित टॉयलेट, ऐसी व्यवस्थाओं को, डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया है। इनके अलावा यूपी के एजुकेशन सेक्टर में और कौन से एफर्ट किए जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।